माँ जी, आप क्यों इस नन्ही सी जान का बंटवारा कर रही है? तुझे ये पूछने का कोई हक नहीं है। मैं कहती हूँ छोड़ बच्चे को। आखिर अनीता की सास उसके बच्चे का बंटवारा क्यों करना चाहती है, जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। केतकी की बड़ी बहू 5 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसके गरीब घर से होने के कारण उसकी सास केतकी उसे कभी पसंद नहीं करती थी। यहां तक कि अनीता की अमीर देवरानी पायल भी उसे नीचे दिखाया करती थी। गर्भवती होने के कारण एक रोज अनीता बाल्टी उठाने के लिए झुक नहीं पाती तो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप जरा ये बाल्टी उठाकर बाथरूम में रख दीजिए। क्यों, तेरे गरीब घर में तेरा काम करने के लिए कोई नौकरानी आती थी क्या, जो तुम मुझे नौकरानी समझकर काम बता रही है? ऐसा नहीं है माँ जी, मैं तो बस ये बाल्टी। दीदी, आप माँ जी को काम बता रही हैं? माँ जी, लगता है दीदी भूल गई हैं कि आप उनकी सास हैं। आवाज सुनकर उसी समय अनिल वहां आता है और पायल को घूरते हुए कहता है, अरे बोल तो आप लोग रहे हैं कि अनीता गर्भवती है और इस हालत में वो चाहकर भी भारी सामान नहीं उठा सकती। ऐसी बात नहीं है जेठ जी, लेकिन दीदी ने माँ जी को। मुझे सब पता है माँ, माना कि अनीता गरीब घर से है, लेकिन अब वो इस घर की बहू है जो इस घर को वारिस देने वाली है। वारिस देने वाली है तो क्या हमसे नौकरानी की तरह बर्ताव करेगी? देख अनिल, मुझसे बहस करने से अच्छा है कि तू अपनी महारानी को समझा कि अपना काम खुद करे। ठीक है माँ, आप भी ना छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाने लगती हो। तभी अनिल बाल्टी उठाकर वहां से ले जाता है और इस तरह अनीता के गर्भवती होने के बाद भी उसकी सास और देवरानी उसकी थोड़ी भी देखभाल नहीं करना जरूरी समझते थे। एक रोज अनीता अपनी सास के लिए नाश्ते में पराठे बनाकर लाती है। तभी पायल कुछ कटे हुए फल लेकर केतकी के पास आती है। ओहो माँ जी, ये पराठे आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप तो ये फल खाइए। माँ जी का बहुत मन था पायल, इसलिए मैंने बनाए। मेरा मन था लेकिन अब नहीं है। ले जा इन पराठों को। अल्लाह बहू, मैं ये फल खा लूं, वैसे भी इस गरीब को क्या मालूम फलों का स्वाद। लीजिए माँ जी। अनीता पराठे लेकर रसोई में चली जाती है। तभी वहां हंसते हुए पायल आती है और कहती है, देखा, इतना समय हो जाने के बाद भी माँ जी आपसे ज्यादा मेरी सुनती हैं। आप भले ही इस घर की बड़ी बहू हो, लेकिन औकात में हमेशा मुझसे छोटी रहेंगी। मुझे तुमसे फालतू की बहस नहीं करनी है। वो क्या है ना, इस हालत में मैं टेंशन नहीं ले सकती। आप टेंशन ले भी लेंगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पड़ी ही किसकी है। जब मैं आपकी तरह गर्भवती होंगी ना, तब देखना कि कैसे घर के लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं। पायल अनीता की हालत पर हंसते हुए रसोई से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद अनिल अनीता को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। चेकअप के बाद अनीता हॉस्पिटल के बाहर खड़ी अनिल के पार्किंग से कार लेकर आने का इंतजार कर रही होती है। उसी समय अचानक अनिल के कार की टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो जाती है, जिससे सिर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से अनिल की मौत हो जाती है। अनिल की शोक सभा में सभी की आंखें नम थी। तभी केतकी रोते हुए अनीता को कोसती है, ये नासपीती खा गई मेरे बेटे को। अरे भगवान, उसकी जगह इसे उठा लेता। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? भाभी की हालत तो देखिए, और जो हुआ भला उसमें भाभी का क्या कसूर? इसी का कसूर है। इसे हॉस्पिटल ना ले जाना होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अरे केतकी बहन, अब होनी को कौन टाल सकता है। पायल बहू, संभाल अपनी सास को। तभी पायल केतकी के पास आकर बैठ जाती है तो वहीं अनीता का रो रोकर बुरा हाल था। अब इस हादसे को हुए 1 महीना बीत जाता है, लेकिन केतकी के दिल में अनीता के लिए नफरत कम नहीं होती। तो वहीं शादी के 1 साल होने के बाद भी पायल के मां न बनने को लेकर केतकी उससे कहती है, बहू, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरी सलाह मानो और एक बार डॉक्टर को भी दिखवा ही लो। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। मैं कल ही समीर के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगले दिन पायल डॉक्टर के पास जाती है और कुछ दिन बाद रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलता है कि पायल मां नहीं बन सकती। ये बात सुनकर जहां पायल का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं केतकी उसे चुप कराते हुए कहती है, अरे बहू, तू चिंता क्यों करती है? आज के जमाने में क्या मुश्किल है? तू तो वैसे भी अमीर घर से है, इलाज करवा, क्या पता कोई उम्मीद जाग जाए। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। भला पैसे वालों के लिए क्या मुश्किल है? मैं बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाऊंगी। हाँ पायल, तुम उम्मीद मत खोना। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। आप मेरे मामले में ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। पायल शहर के जाने माने हॉस्पिटल में अपना इलाज शुरू कर देती है। समय बीतता है। जहां पायल अब तक कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काट चुकी थी, तो वहीं अनीता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे देखते ही केतकी अपनी गोद में लेकर कहती है, बिल्कुल मेरे अनिल जैसा दिखता है। हाँ माँ जी, इसकी आंखें बिल्कुल उनकी तरह हैं। भाभी, आप आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल के बिल भर कर आता हूँ। हमारी जिंदगी में तू एक बोझ बन गई है बस।
जब जब तुझे देखती हूँ मुझे अपने बेटे की मौत याद आती है। मुझे लगा था कि शायद बच्चे के दुनिया में आ जाने के बाद माँ जी का बर्ताव बदल जाएगा, लेकिन वो तो अब और भी ज्यादा नफरत करने लगी है। कुछ दिनों बाद अनीता हॉस्पिटल से घर आती है, जिसके बाद केतकी अनीता को घर के काम में लगाकर उसे हमेशा उसके बच्चे से दूर रखा करती। एक रोज अनीता काम खत्म करके अपने बच्चे को गोद में लेने ही जाती है कि तभी केतकी उसे टोक देती है। अरे तू अभी तक यही है, मैंने तुझे छत से कपड़े लाने को कहा था ना। माँ जी सुबह से मैंने इसे गोद में नहीं लिया है, थोड़ी देर मैं ले आऊंगी कपड़े। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अनीता अपने बच्चे को उठाने ही जा रही होती है कि तभी केतकी बच्चे को गोद में लेकर कमरे में चली जाती है और इसी तरह अनीता अपने ही बच्चे को गोद में लेने के लिए भी तरस जाया करती। एक रोज अनीता जब बाजार गई होती है तो बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पायल उसे अपनी गोद में लेकर कहती है, ये कितना मासूम है, काश ये मेरा ही बच्चा होता, लेकिन मेरे नसीब में ये सुख कहाँ। पायल की ये बात दूर खड़ी केतकी सुन लेती है और अपना दिमाग लगाकर कहती है, ये बड़ी बहू तो वैसे भी मुझे एक आंख नहीं भाती। अगर मैं इस बच्चे को छोटी बहू को सौंप दूं तो बहू की सुनी गोद भी भर जाएगी और मेरे बेटे की निशानी भी इसी घर में रहेगी। अब केतकी फैसला कर चुकी थी कि वो अनीता के बच्चे को पायल को सौंप देगी और अगले दिन वो अनीता के हाथ से बच्चे को छीनते हुए उसे घर से निकल जाने को कहती है तो अनीता रोते हुए बोलती है, माँ जी आप क्यों इस नन्ही सी जान का बंटवारा कर रही हैं? तुझे ये पूछने का कोई हक नहीं है, मैं कहती हूँ छोड़ बच्चे को। माँ पायल, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? एक माँ होकर आप एक बच्चे को उसकी माँ से कैसे अलग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी अब जेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे और इस बच्चे को मैं संभाल लूंगी, तो इस घर में जेठानी जी का क्या काम? इनके जाने के बाद ये बच्चा ही मेरे जीने का सहारा है, मुझे इससे दूर मत करो। तभी समीर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्यों पायल, जिस जेठानी को गरीब होने के चलते तुमने हमेशा नीचा दिखाया, आज उन्हीं का बच्चा तुम्हें क्यों चाहिए? क्योंकि तुम माँ नहीं बन सकती? समीर की बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगता है तो पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बच्चे को अनीता की गोद में देकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने अपने सुख के लिए आपको दुख पहुंचाना चाहा, मुझे माँ जी को रोकना चाहिए था। बहू मुझे भी माफ कर दे, मैंने हमेशा ही तुझे दुत्कारा और तुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैं भूल गई थी कि तूने इस घर को वारिस दिया और हमेशा इस घर को अपना समझा। अनीता अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और इस तरह बच्चे का बंटवारा नहीं होता और उस दिन के बाद से अनीता की सास और देवरानी उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करते और ना ही उसके बच्चे से कभी उससे दूर रखते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अपनी छोटे से मायके से आकर बड़े ससुराल में जाना पड़ रहा है। बस भगवान जी आप मेरा साथ देना, मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूं। अरे बहू तू क्या सोच रही है, और तूने घूंघट क्यों करा है? चल कोई बात नहीं, लेकिन अब से तुझे इस घर में घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम दोनों बच्चे आराम करो। जी माँ जी। फिर बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ कमरे में आते ही अनाज की बोरी से अंबिका फिसल जाती है। अंबिका तुम ठीक तो हो ना? माफ करना, ये अनाज की बोरी यहीं पर रखी हुई है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ विवेक, लेकिन हमारे कमरे में दाल चावल की बोरी क्यों रखी है? दुल्हा दुल्हन के कमरे में भी कोई ये सामान रखता है क्या? अरे यार क्या बताऊं, हमारे घर में इतना अनाज भंडार है कि रसोई में नहीं आ पा रहा था, इसीलिए मेरे कमरे में भी रख दिया। ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते सो जाते हैं और फिर अगले दिन नहा धोकर अंबिका, आज की पहली रसोई का खाना मैं बनाऊंगी, माँ जी भी उठ चुकी हैं। ये कहकर अंबिका अपने सास के कमरे में जाती है तो उसे वहां भी 2-3 गेहूं की बोरियां दिखाई देती हैं, जहां आसपास गेहूं भी बिखरा हुआ पड़ा था। और ऐसे ही अपने देवर और ननंद के कमरे में भी जाती है, वहां भी उसे 2 अनाज के कट्टे दिख जाते हैं। फिर वो रसोई में आती है, जहां बड़ी सी रसोई में सारा अनाज का भंडार, बोरियां, इतनी सारी सब्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण देखकर दंग रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगा था मेरी रसोई छोटी होगी, इसीलिए रसोई का सामान कमरे में है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मेरे कमरे में नहीं, सबके कमरे में 2-3 अनाज की बोरियां पड़ी हैं और रसोई ये तो इतनी बड़ी होकर भी भरी हुई है। यहाँ का हिसाब किताब कुछ समझ नहीं आया। फिर ऐसा कहकर अंबिका अपनी पहली रसोई करती है। बहू तुम्हें खाना बनाने की कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे यहाँ हमारी रसोई इतनी बड़ी है कि कमरे छोटे पड़ जाते हैं। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बनाकर आ जाऊंगी। लेकिन माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रसोई इतनी बड़ी है फिर भी सबके कमरे में अनाज की बोरियां पड़ी हुई हैं, ऐसा क्यों? कोई मेहमान आ गया तो खाएंगे पिएंगे कैसे? कौन लेने जाएगा? दोनों बेटे काम में व्यस्त होते हैं ना, और फिर राशन इतना आता है कि हम सामान लेकर भर देते हैं। ठीक है माँ जी।
ये कहकर अंबिका पहली रसोई में छोले, पूरी, हलवा, खीर बनाकर ससुराल वालों को परोसती है। पर ससुर खाना देखते ही कहता है, बहू ये तूने क्या बनाया है, सिर्फ इतना सा खाना? अरे हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो तूने सिर्फ 3-4 चीज क्यों बनाई है? कम से कम 7-8 चीज तो बनाती। जा कुछ और भी बना कर ले आ। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, रसोई में खाना और रखा है, ये कम नहीं पड़ेगा। बहू उनके कहने का ये मतलब नहीं है, हमारे घर में किसी भी टाइम 7-8 आइटम ही बनते हैं। ये नहीं कि 3 चीज बना दी काम खत्म, जा और भी चीज बना कर ला। ये सुनकर अंबिका को गुस्सा आता है, फिर भी वो रसोई में और पूरी, कचौड़ी, दाल मखनी, शाही पनीर बनने रख देती है। और तब तक ससुराल वाले खाना नहीं खाते। जब खाना आ जाता है उसके बाद खाना खाकर बहू को शगुन देते हैं। हे भगवान, इस रसोई को साफ करते करते और बची हुई सब्जी को दूसरे बर्तन में पलटकर मैं परेशान हो गई हूँ। इतनी बड़ी रसोई कौन बनाता है? और कमरे छोटे छोटे बना दिए हैं जिसमें इस रसोई का ही सामान घुसेड़ दिया है। 1-2 पकवान में निपटारा नहीं हो रहा, 7-8 आइटम ढकोसना है। इससे अच्छा तो मेरा मायका है, जहाँ छोटी सी रसोई में ही एक हाथ मारते ही सब साफ हो जाया करता था। अरे मैं रसोई साफ करने आ ही रही थी और अंबिका मैं बस हाथ धोने गई हूँ और तूने इतने में सब कुछ साफ कर दिया। क्या हुआ माँ, हम 2-3 लोग ही तो खाना खाते हैं, कितनी देर लगेगी एक जगह साफ करने में? झूठे बर्तन बाहर रख दिया और यहाँ पोंछा लगा दिया। तुझे इतने अच्छे से काम करता देख मुझे यकीन है तू अपने ससुराल को भी अच्छे से संभाल लेगी। हाँ माँ आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। घर छोड़ो, अब अपने कमरे में चली जाती हूँ मैं, 2 घंटे हो गए इसी रसोई में मुझे। ये कहकर अंबिका कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। अपने ससुराल वालों का खाने के तीनों टाइम अलग अलग पकवान बना बना कर परेशान हो जाती थी और उसे भी ज्यादा झूठे बर्तन और रसोई को साफ करके परेशान होती थी। बहुत सफाई करने के बाद भी उसे किसी न किसी के कमरे में चूहे की कुतरे हुए अनाज की बोरी दिखती थी। कहीं से गेहूं निकल रहा होता तो कहीं से चावल या चीनी। इन्हीं को समेट कर अंबिका गुस्से में झाड़ू फेंक देती है। हद हो गई, मैं रोज रोज इस चीज को साफ करके परेशान हो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ भाभी आप बहुत परेशान हैं, आपके आने से पहले ये काम मैं करती थी और बहुत परेशान होती थी। आप रेस्ट कर लीजिए। शुक्रिया अवनी, इस घर में तुमने तो मुझे समझा। अंबिका आराम करने चली जाती है और शाम को जब खाना बनाने जाती है तो अवनी अपने असाइनमेंट देखकर रो रही होती है। अवनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, भाभी रो नहीं तो क्या करूं? देखना आप, रात भर जाकर मैंने असाइनमेंट बनाया था और मैंने इसे रख दिया था, पर चूहों ने आकर सब बराबर कर दिया और ये सब माँ के कमरे में अनाज रखने की वजह से हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं माँ जी से इस बारे में बात करूंगी। इस अनाज की वजह से तो मैं भी कई बार कमरे में गिरते गिरते बची हूँ। फिर अंबिका अपनी ननंद के साथ असाइनमेंट बनाने में हेल्प करती है कि कुछ देर बाद सास ससुर के खाने को लेकर आवाज आ जाती है। फिर से अंबिका को रसोई में 5-6 पकवान बनाने पड़ते हैं। यार कितना खाना बनाना पड़ता है, घर पर तो मैं झटपट से बना लिया करती थी। अरे अंबिका 10 मिनट पहले ही मंगल बाजार गई थी और तूने इतनी जल्दी एक ही चूल्हे पर दाल चावल भी बना दिए, बड़ा तेजी से काम कर रही है। माँ हम 3 लोग, ज्यादा थोड़ी खाते हैं। एक ही पतीले में मैंने जुगाड़ से दाल चावल बनाने रख दिए थे और ऊपर प्लेट रख दी, जिससे खाना जल्दी बन गया और तैयार भी हो गया। सही है, ऐसे ही अपने ससुराल में भी काम करना, तेरी सास तुझसे बहुत खुश होगी। सबको खाना देने के बाद अंबिका कहती है, ये ऐसे लोग हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते इतना करने पर भी। लीजिए माँ जी, पापा जी, रवि तुम भी खाना खा लेना, मैं अवनी का खाना कमरे में ले जा रही हूँ, वो काम कर रही है। ठीक है भाभी। फिर अंबिका कमरे में जाकर अवनी को खाना खिलाती है, साथ ही उसका काम करने में मदद भी करवाती है। अगले दिन रवि अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, जहाँ उसके सारे कपड़े कमरे से बाहर एक कबर्ड में पड़े थे और वो उसे ढूंढ रहा था। अरे यार मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, न मेरी सॉक्स मिल रही है, न टाई और ना ही कोई रुमाल वगैरह। क्या करूं? इस बार गया मैं तो प्रमोशन तो छोड़ो, नौकरी भी गई समझो। क्या हुआ देवर जी, और आप कमरे से बाहर क्यों अपने कपड़े ढूंढ रहे हो? क्योंकि माँ ने मेरे कमरे में इतनी अनाज की बोरी रखी है कि मैंने डर के मारे कपड़ों को ही बाहर निकाल दिया और अब मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से लेट हो रहा है वो अलग। सच में इस चीज से तो मैं भी परेशान हूँ। ऐसा करो तुम अपने भाई की टाई और जुराब ले लो, मैं इस अलमारी को लगा दूंगी। थैंक यू भाभी। अंबिका अपने देवर को अपने पति के जुराब, टाई, रुमाल देती है, जिसके बाद वो अपनी मीटिंग को टाइम पर अटेंड कर लेता है और अंबिका उसकी अलमारी को ठीक करती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी नई साड़ी निकालने जाती है कि वो उसे भी कुतरी हुई मिलती है और गुस्से में अपने सास ससुर के पास जाकर वो कहती है, बस माँ जी बहुत हो गया, अब मैं इस घर में ऐसे नहीं रह पाऊंगी।
जहाँ देखो वहाँ दाल, चीनी, गेहूं, चावल ये सब पड़ा रहता है। और चूहों ने तो आतंक मचा रखा है। देखिए, उन्होंने मेरी साड़ी को कुतर दिया, अवनी की इम्पोर्टेंट असाइनमेंट को भी खराब कर दिया। आपकी इतनी बड़ी रसोई होने का क्या ही फायदा है? वहाँ पर भी सारा राशन भरा हुआ रहता है और सबके कमरे में भी राशन भरा हुआ रहता है। उल्टा काम कर रखा है आपने, और सबके कमरे छोटे हैं। आपको सोचना नहीं चाहिए इस बारे में? बताइए, आपने इस घर में सबसे बड़ी रसोई क्यों बनवाई है जब वहाँ सामान ही नहीं आ पाता? बहू, तेरे गुस्से को और तेरी परेशानी को मैं अच्छे से समझ रही हूँ। और जहाँ तक रसोई बड़े होने की बात है तो वो इसीलिए क्योंकि तेरे चाचा ताऊ पहले इसी घर में खाना खाते थे, इसीलिए बड़ी रसोई बनवाई थी। लेकिन अब वो यहाँ से चले गए हैं। हमारा राशन भी बड़े फैमिली के हिसाब से आता है, जो अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसलिए मुझे अनाजों को इकट्ठा करके इधर उधर कमरों में रखना पड़ता है। लेकिन अब से मैं राशन लाना छोड़ दूंगी और जितना होगा कम ही मंगवाया करूंगी। माँ जी, मैंने इस तरीके से आपसे बात की, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन राशन थोड़ा कम हो जाएगा ना तो ही सही रहेगा। अपने कमरे में कोई भी ठीक से नहीं रह पाता, आप भी नहीं रह पा रही होंगी। हम छत पर भंडार कक्ष बनवा लेते हैं, जहाँ सारा अनाज एक साथ रखा जाएगा, फिर किसी को परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। तभी से छत पर एक बड़ा सा स्टोर रूम बनवा दिया जाता है, जहां घर का सारा अनाज रखा जाता है। सबको अपने कमरे में जगह भी मिल जाती है और अंबिका खुशी खुशी अपने ससुराल में ढंग से खाना भी बना पाती है।